Hello students, today we'll start the next chapter from history, that is from trade to territory. Student, what we are going to study in this chapter? We are going to study about India before the coming of British. How did they come? Battle of Plassey and Battle of Buxar and expansion of company rule, subsidiary alliance and doctrine of lapse. So let we start here. औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब कौन थे? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स थे। ऑलरेडी हमने क्लास 7 में मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था कि वो कैसे स्टैब्लिश हुआ था और पहले मुगल एम्पायर कौन थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। तो ये ऑलरेडी हमने क्लास 7 में डिस्कस किया था। जो औरंगजेब हैं ये कौन थे? ये एक लास्ट मुगल एम्पायर थे बट पावरफुल मुगल एम्पायर थे। ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। इन्होंने टेरिटरी के बहुत बड़े पार्ट पर कंट्रोल किया हुआ था जिसे आज क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया में भी ये फैले हुए थे। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि जो पावर थी मुगलों की उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707। उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि जितने भी मुगल गवर्नर थे उनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। ठीक है, बट जो उनके ज़मींदार थे, सूबेदार थे, उन लोगों ने क्या किया? अपनी इंडिपेंडेंट को असर्ट कर लिया। ठीक है, उन्होंने एक अलग रीजनल किंगडम अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक नई पावर इमर्ज होने लगी। वह कौन थी? ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज से आए थे बट धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरी पर एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स टेरिटरी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जो ये पिक्चर दिखाई गई है बच्चों, इसमें कौन है? ये बहादुर शाह जफर। ये लास्ट मुगल एम्पायर थे। अभी हमने ऊपर किसकी बात की? औरंगजेब की। औरंगजेब लास्ट मुगल पावरफुल रूलर थी। ठीक है, बट जो बहादुर शाह जफर थे ये भी मुगल एम्पायर थे बट इनके हाथ में पावर नहीं थी। ठीक है, 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था तो बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया था, उनको रेड फोर्ट से निकाल दिया गया था और रंगून जेल में उनको डाल दिया गया था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। नाउ विल डिस्कस हेयर सेकेंड हेडिंग, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. 1600 में क्या हुआ था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने एक चार्टर लिया था। किससे? जो इंग्लैंड की क्वीन थी, कौन? एलिजाबेथ फर्स्ट। अब ये चार्टर क्या होता है? चार्टर एक तरीके से परमिशन देना। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ली थी कि वो ईस्ट कंट्री में जाएंगी और वहाँ पर वो ट्रेड करेंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट दिया गया। दिस मीन्ट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि कोई भी अदर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। सिर्फ एक सिंगल कंपनी ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको ईस्ट कंट्रीज़ में भेजा गया ट्रेड करने के लिए, और इंडिया कहाँ आता है? ईस्ट कंट्रीज़ में ही आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसे लैंड को फाइंड आउट कर रहे थे जहाँ से वो गुड्स को चीप प्राइस में खरीदेंगे और उसके बाद यूरोप में ले जाकर उसको हाई प्राइस पर सेल करेंगे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लैंड ट्रेडिंग कंपनीज। और वहाँ पर क्या देखा जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही परमिशन दी गई थी कि वो ईस्ट कंट्री में जाए और ट्रेड करे। स्टूडेंट, सी द मैप। इस मैप में एक रूट दिखाया गया है जिस रूट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया था। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फियर ही नहीं था कंपटीशन का, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। तो वहाँ मर्चेंटाइल ऑब्जेक्टिव्स का उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर हुआ। अब ये मर्चेंटाइल क्या होता है? मर्चेंटाइल मीन्स अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप्स एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। मीन्स जहाँ से वो प्रोडक्ट या जो भी गुड्स वो खरीद रहे थे तो वो एक चीप प्राइस पर खरीद रहे थे और फिर वो उसको वहाँ से खरीदने के बाद जब यूरोपियन कंट्री में जाते थे तो उसको वो एक हायर प्राइस पे सेल करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई कि जो दूसरी यूरोपियन कंट्री थी उनकी कंपनियाँ ऑलरेडी इंडिया में ट्रेड कर रही थी, क्योंकि ब्रिटेन से तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसको चार्टर दिया गया था। चार्टर देने का मेन पर्पस क्या था कि ब्रिटेन की जो अदर कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं करती, बट यहाँ पर फ्रेंच, पोर्चुगीज और डच कंपनियां ऑलरेडी
ट्रेड कर रही थी। तो इनके साथ कंपटीशन हो गया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आए थे, जो कौन थे? एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर। और ये सबसे पहले कहाँ आए थे? गोवा में आए थे। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी कि जितनी भी कंपनी है उनको एक जैसे ही थिंग्स चाहिए थी, एक जैसा ही सामान उनको चाहिए था। तो ऐसे में क्या हो रहा था? कंपटीशन बढ़ रहा था। जैसे इंडिया का कॉटन, सिल्क, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था उस टाइम। तो जो यूरोपियन कंट्री थी वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी कहाँ? इंडियन के कॉटन और सिल्क की तरफ। इंडिया के स्पाइसेस की भी काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन कंट्री में। वो कौन कौन से स्पाइसेस थी? जैसे पेपर, क्लोव, कैडामोम एंड सिनामोम। तो इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही थी। तो ऐसे में इन प्रोडक्ट का प्राइस हाइक हो रहा था। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को फ्लोरिश करने के लिए क्या किया? जो रिवेल कॉम्पिटिटर्स थे उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स उनको अपने वे से हटाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ? बैटल स्टार्ट हो गए। कहाँ पर? ट्रेडिंग जो कंपनियां थी उनके बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, पोर्चुगीज और डच, तो इन कंपनियों के बीच में बैटल स्टार्ट हो गए। बैटल किस टाइप के होते थे? वो ट्रेडिंग कंपनी क्या करती थी? एक दूसरे के शिप को डिस्ट्रॉय कर देती थी या उस पर अटैक कर देती थी, और जिस रूट से वो ट्रेड कर रहे थे उस रूट को ही वो ब्लॉक कर देती, और जो भी गुड्स थे उसकी सप्लाई को वो स्टॉप करा देती थी। और धीरे धीरे ट्रेडिंग कंपनीज ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। ये फोर्टिफिकेशंस क्या होता है? देखो, जहाँ पर वो अपने गुड्स को रखते थे उस गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर किलाबंदी कर देते थे, जिसको क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन। अब जो ये फोर्टिफिकेशन हो रहा था, इस फोर्टिफिकेशन से जो लोकल रूलर्स थे उनको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने किसी की परमिशन भी नहीं ली, और दूसरी लैंड पर, क्योंकि वो बाहर से आई थी, तो दूसरी लैंड पर उन्होंने विदाउट परमिशन किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया। तो जो लोकल रूलर्स थे उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। नाउ विल डिस्कस हियर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। The first English factory was set up on the banks of the river Hungary in 1651। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की गई वो कहाँ पर सेटअप की गई? हुंगली जो रिवर है उसके किनारे पर 1651 में। जो ट्रेडर्स होते थे कंपनी के अंदर उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था। फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउसेज होते थे जिसमें गुड्स को रखा जाता था, उनको स्टोर किया जाता था फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए। और ऑफिसेज भी बनाए जाते थे जहाँ पर कंपनी के ऑफिसर्स बैठते थे। तो ऐसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होने लगता है, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। कंपनी ऑफिसर्स होते थे वो इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बहला फुसलाकर अपनी ओर लाने की कोशिश करते थे ताकि मार्केट एक्सपेंड हो जाए। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारी राइट्स ले लेती है। अब ये जमींदारी राइट्स क्या होता है? राइट टू कलेक्ट टैक्स, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना। तो पहले ये राइट किसके पास था? जो मुगल एम्पायर के अंडर में जो भी सूबेदार वगैरह रहते थे, तो पहले ये राइट उनका था। बट धीरे धीरे ये राइट कौन ले लेता है? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ले लेती है। स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 विलेजेस की जमींदारी राइट्स ली। उनमें से एक कौन था? कालीकत्ता, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? कलकत्ता। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब को परसुएड किया कि वो एक फरमान जारी करे जिसमें वो उन्हें राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री की परमिशन दें। मीन्स जो भी वो ट्रेड करें उस पर कोई टैक्स ना लें। बट कंपनी ने इस फरमान का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो ये फरमान दिया गया था सिर्फ कंपनी को दिया गया था कि जो कंपनी से रिलेटेड जो भी आप सामान खरीदोगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, जो भी ऑफिशियल्स होते थे वो अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी टैक्स लेने लगे। मीन्स जैसे वो मार्केट में जाते थे, इंडियन ट्रेडर्स के पास जाते थे और कुछ भी सामान वो अपने पर्सनल के लिए खरीदते थे, तो उस पे वो फरमान दिखाकर उसको वो टैक्स नहीं देते थे। तो यहाँ पर सिर्फ फरमान किसके लिए दिया गया था? कंपनी के लिए दिया गया था, पर्सनल ट्रेड के लिए नहीं दिया गया था। तो ऐसे में जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, और धीरे धीरे बंगाल का जो रेवेन्यू था वो लॉस में जा रहा था। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन सेकेंड वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।